हेलो गाइस, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर हम उत्तराखंड के इतिहास को कवर कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के परिचय को जाना था। उसके बाद हम इतिहास पे एक नज़र डाली थी कि इतिहास होता क्या है, और उसके पश्चात हम आए थे अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो था उत्तराखंड की आदि जातियाँ या फिर उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियाँ, जिसमें हमने सबसे पहली जो जनजाति देखी थी वो थी कोल जनजाति, जिसे आदि जाति भी कहा जाता था। इसके पश्चात जो दूसरी जनजाति थी उत्तराखंड में निवास करने वाली, वह थी किरात जनजाति। तो आज की लेक्चर में हम उत्तराखंड के किरात जनजाति के बारे में जानेंगे। तो उत्तराखंड के किरात जनजाति के बारे में जिन जिन टॉपिकों को हम कवर करेंगे वो सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के किरात जो जनजाति थी उसके इतिहास पर बात करेंगे कि ये जो किरात जनजाति थी उसका इतिहास क्या था, कहाँ से ये, किस देश की यह मूल जनजाति कही जाती है, या फिर कहाँ कौन सी जाति समूह से ये आई थी। दूसरा हम जानेंगे इसके नाम के बारे में, यानी इसका नाम कैसे आया, या फिर इसे किरात जो शब्द था वह उसका अर्थ क्या था। तीसरा हम इसके विशेष निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे, यानी कि किरात जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तराखंड का है भारत में स्थित है। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों में भी किरात जनजाति देखने को मिलती है, लेकिन भारत के अलावा इसके निवास क्षेत्र कौन सा था इस पर भी हम जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य नामों की, यानी कि किरात जनजाति को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उसको समझेंगे। और फिफ्थ हमारा होगा धर्म, जो किरात जनजाति थी उसका धर्म क्या था। इसी के साथ हम इसकी भाषा, निवास स्थान, यानी कि उत्तराखंड में इसका निवास स्थान कहाँ था ये जानेंगे। इनका मुख्य व्यवसाय या फिर मुख्य खाद्य क्या रहा था ये भी हम जानेंगे। देखिए, जब हमने कोल जनजाति पढ़ी थी तो हमने जाना था कि कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। उसी के बाद ये किरात जनजाति उत्तराखंड क्षेत्र में आई, तो यानी कि इसका भी मुख्य व्यवसाय कहीं ना कहीं व्यवसाय एक कृषि रहा होगा। तो इन मुख्य व्यवसाय को और इसके मुख्य खाद्य को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और जो अंतिम हम पढ़ेंगे इसके जानकारी के स्रोत, यानी कि उत्तराखंड में इसके निवास स्थान होने के या फिर इसके राज करने के जो जानकारी के स्रोत हैं उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके इतिहास को कि ये जो किरात जनजाति थी उसका इतिहास क्या रहा था। तो किरात जनजाति जो थी वो एक तिब्बती वर्मी जनजाति थी, ठीक, तिब्बती वर्मी जनजाति थी। अब कोल जनजाति जब हमने कवर करी थी, कोल जनजाति को जब हमने पढ़ा था तो उस कोल जनजाति में हमने देखा था कि एक राजा मंधाता होते हैं जिनसे अलग अलग जातियों का निर्माण होता है, अलग अलग जातियां उनसे बढ़ जाती है। उसी प्रकार तिब्बत के क्षेत्र में एक जनजाति रही थी जिससे ये किरात जनजाति आई, यानी कि किरात जनजाति जो थी वो तिब्बती वर्मी जनजाति का समूह था। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ, तिब्बती वर्मी जनजाति का समूह। तो जो किरात जनजाति थी वो तिब्बती वर्मी जनजाति का समूह था। दूसरी चीज ये कि इसके जो निवास स्थान होने की, जो नेपाल है वहाँ से भी इसके निवास होने की जो जानकारी है वो हमें मिलती है। तो इसका जो मूल निवास माना गया है इतिहासकारों के अनुसार वो था इसका नेपाल। इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, वो था नेपाल। तो दो चीज़ हमने इसके इतिहास में जानी कि तिब्बती वर्मी जनजाति का एक समूह था जो तिब्बत से
उत्तराखंड में आया होगा, ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, तिब्बत से उत्तराखंड में आया होगा। दूसरी चीज ये क्या थी, इनका जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ था, वो नेपाल था। तो दो चीज हमने यहाँ पर कवर करी। अब हम आ जाते हैं इसके नाम में। इसका जो नाम है वो क्या है, थोड़ा सा मैं ऊपर इसे लिखता हूँ। ठीक, इतिहास हमने पढ़ा इसका। अब हम आते हैं इसके नाम में, इसके नाम को समझते हैं। देखिए, किरात जो नाम है उसके संदर्भ में इतिहासकारों ने इसे दो भागों में विभाजित करा। जब हमने कोल जनजाति जानी थी तो कोल जनजाति में हमने देखा था कि कोल जो जनजाति थी उनका कालक्रम जो था, आने का जो कालक्रम था वो 1500 BC से पूर्व का माना जाता था, यानी कि आर्यों से पूर्व ही कोल जनजाति का उदय हो चुका था। लेकिन जो किरात जनजाति थी वो आर्यों के ही समय टाइम पीरियड पे, आर्यों के ही काल में थी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और संस्कृत से ही इस किरात नाम का उद्गम हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो किरात जो शब्द है वो संस्कृत के, किरात जो शब्द है वो संस्कृत के क्री तथा अत से मिलकर बना है। ठीक, यानी कि संस्कृत भाषा के क्री तथा अत से किरात शब्द बना है, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है। ठीक, इसी के बाद अन्य जो इतिहासकार थे उन्होंने इस किरात शब्द का अलग अर्थ निकाला। उन्होंने क्या कहा कि किरात जो जनजाति थी वो कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली जनजाति रही थी, बहुत हिम्मती जनजाति रही थी। तो उसके नाम को उसने दो भागों में विभाजित करा। कौन कौन से? एक बोला कीर और दूसरा बोला ती। ठीक, जो इतिहासकार थे उन्होंने इस किरात शब्द को दो शब्दों में विभक्त कराया, दो शब्दों में बांटा, कीर तथा ती। इस कीर का अर्थ था, इस कीर का जो अर्थ था वो था सिंह से, सिंह यानी शेर। ठीक, कीर का अर्थ क्या था? सिंह था। और ती का अर्थ यहाँ पर लोगों से था। किससे था? लोगों से था। तो किरात शब्द को दो भागों में विभाजित करा गया, कीर तथा ती। कीर का अर्थ था सिंह और ती का अर्थ लोगों से था। इस प्रकार जो किरात शब्द का अर्थ बना वो बना, किरात शब्द का जो अर्थ बना वो बना सिंह की प्रवृत्ति के लोग, सिंह की प्रवृत्ति के लोग। यानी कि जो किरात लोग थे वो शक्तिशाली लोग रहे थे और उनकी शक्ति, उनकी जो शक्ति सा है उसको सिंह के समान बताया गया है। तो इस प्रकार किरात शब्द का जो अर्थ था वो बताया गया है सिंह की प्रवृत्ति के लोग। ठीक है, तो हमने इतिहास को कवर करा, उनके नाम को कवर करा। अब हम विशेष निवास क्षेत्र के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? विशेष निवास क्षेत्र के बारे में। यानी कि जो किरात लोग थे उनका विशेष निवास क्षेत्र माना क्या जाता है। ठीक, ये पूरे वर्ड के संदर्भ में होगा कि इसका विशेष निवास क्षेत्र कहाँ है। विशेष निवास क्षेत्र। अब विशेष निवास क्षेत्र को जानने से पहले इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि कोल जो जनजाति थी, जो हमारी कोल जनजाति थी, उसको डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने मूल जनजाति कहा था। कोल जो जनजाति थी उसको डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने, शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा था? मूल जनजाति, उत्तराखंड की मूल जनजाति, उत्तराखंड की मूल जनजाति कहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो किरात जनजाति के संदर्भ में
जो ग्रीसन थे, जॉर्ज ग्रीसन जो थे, उन्होंने इस किरात जनजाति को क्या बताया है? उत्तराखंड की मूल जनजाति बताया है। उत्तराखंड की मूल जनजाति बताया है। अगर हमारा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्रथम जनजाति या मूल जनजाति कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कोल जनजाति। यदि पूछता है कि जॉर्ज ग्रीसन के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जो सबसे मूल जनजाति है वह कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा किरात जनजाति। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। किरात जनजाति को मूल जनजाति डॉक्टर जॉर्ज ग्रीसन ने बताया और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कोल जनजाति को मूल जनजाति माना है। लेकिन जो मुख्यतः जो ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कोल जनजाति जो थी उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जनजाति रही थी। अब आ जाते हैं हम अपने विशेष निवास क्षेत्र की ओर। तो जो किरात जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नेपाल और भारत में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो किरात जनजाति के इतिहास था वो कहीं ना कहीं तिब्बत से और कहाँ से, वर्मी क्षेत्र से हुआ था। और यही जो इनके मूल निवास स्थान था वो नेपाल रहा था और नेपाल से ही ये उत्तराखंड में प्रवेश करा, या नेपाल से ही ये उत्तराखंड में आए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ। विशेष निवास क्षेत्र में सबसे पहले इनका निवास क्षेत्र कहाँ रहा था? नेपाल इनका निवास क्षेत्र रहा था। दूसरा, भारत के भी अन्य राज्यों में इनको देखने को मिलता है इस जनजाति का। तो इस प्रकार मैं लिख देता हूँ कि नेपाल और भारत इनके निवास क्षेत्र थे, निवास क्षेत्र रहे थे। ठीक, तो नेपाल तथा भारत क्या थे? इनके निवास क्षेत्र थे। इनके क्या थे? निवास क्षेत्र थे जहाँ ये रहते थे। तो दो देश हमने इसमें जाने विशेष निवास क्षेत्र में। अब आ जाते हैं इनके अन्य नामों में। जिस प्रकार कोल जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक, कोल जनजाति जब हमने पढ़ी थी तो कोल जनजाति में देखा था कि कोल जनजाति को मुंड, दस्यू, सबर ये सब कहा गया। इसी प्रकार जो किरात जनजाति थी हमारी उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं वो पॉइंट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन्हें कीर बोला जाता था, कीर बोला जाता था, किन्नर इन्हें बोला जाता था, कीर बोला जाता था, किन्नर बोला जाता था। और साथ ही साथ जो हमारा स्कंद पुराण है उस स्कंद पुराण के केदारखंड में इन्हें एक अन्य नाम से बोला गया है। क्या बोला गया है? भिल्ल शब्द का प्रयोग इनके लिए करा गया है। यानी कि स्कंद पुराण के केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें बोला गया है भिल्ल। ठीक, इन्हें भिल्ल बोला गया है। स्कंद पुराण के केदारखंड में इनके लिए जो नाम व्यक्त किया गया है वो है भिल्ल शब्द। इसके अतिरिक्त इन्हें कीर पुरुष भी कहा जाता था, कीर पुरुष भी कहा जाता था। अन्य अगर नामों की बात करूं तो जो आर्य लोग थे, क्योंकि जिस समय आर्य लोग रह रहे थे तो उसी समय ये है कि जो किरात जनजाति है उन्हें देखने को मिलता है। ठीक, इनकी जानकारी हमें मिलती है। तो आर्य लोगों ने जो इन्हें नाम दिया वो था अर्धशूद्र। आर्य लोगों ने इन्हें अर्धशूद्र की संज्ञा दी। आर्य लोगों ने इन्हें क्या कहा? अर्धशूद्र की संज्ञा दी, इन्हें अर्धशूद्र बोला। तो यहाँ पर मैंने नामों में कितने नाम इसके बताए? इसका सबसे पहला नाम मैंने बताया कीर
किन्नर। स्कंद पुराण के केदार खंड में इन्हें क्या बोला गया? इन्हें बोला गया भिल्ल, यानी कि भिल्ल की संज्ञा इन्हें स्कंद पुराण के केदार खंड में दी थी। और ये क्वेश्चन एक बार UKSSC द्वारा पूछा भी गया है। अन्य नाम में कीर पुरुष और अर्धशूद्र की संज्ञा इन्हें किसने दी? आर्य लोगों ने द्वारा दी गई। ठीक है, तो इतिहास हमने पढ़ा, नाम हमने पढ़ा, विशेष निवास क्षेत्र इनके जाने, अन्य नामों में हमने अन्य नामों को कवर किया। अब आगे हम जानते हैं इनके धर्म को। तो धर्म पढ़ते हैं। ठीक, जो किरात जनजाति थी उसके धर्म की हम यहाँ पर बात करते हैं। जो किरात जनजाति हमारी रही थी उसका जो धर्म रहा था वो था हिंदू धर्म। हिंदू इनका धर्म रहा था। तो मैं इसे फर्स्ट पॉइंट बना के लिख देता हूँ, धर्म जो इनका था वो हिंदू था। दूसरी बात, अब धर्म जब हिंदू था तो कोई ना कोई इनके आराध्य देव रहे होंगे। तो आयोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस जनजाति के जो आराध्य देव थे वह कौन थे। तो यहाँ पर मैं बताते हुए चलता हूँ कि किरात जनजाति जो थी उनके जो आराध्य देव थे वो थे भगवान शिव। भगवान शिव इनके आराध्य देव कहलाते थे। इसके अतिरिक्त इनमें ये अंधविश्वास पर भी विश्वास करते थे। जागर प्रथा का प्रचलन इनमें था, जागर प्रथा का प्रचलन था। पशु बलि प्रथा इनमें चली आ रही थी। और ये लोग भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे। प्रेत, ठीक, भूत प्रेत पर भी ये विश्वास करते थे। तो धर्म हमने जाना कि जो किरात जनजाति थी वो हिंदू धर्म की एक जनजाति रही थी जिनके आराध्य देव भगवान शिव थे। और इनमें जागर प्रथा तथा पशु बलि प्रथा का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त ये लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। तो धर्म हमने इसमें जाना। अब आगे हम जानते हैं इसकी भाषा को। इनकी जो भाषा रही थी, कोल, जब हमने कोल जनजाति को अपनी कवर करा था तो कोल जनजाति में हमने देखा था कि जो कोल जनजाति थी उसकी जो भाषा थी वो मुंड थी, जिस कारण कोल जनजाति को मुंड जनजाति भी कहा जाता था। उसी प्रकार कोल जनजाति से ही किरात जनजाति, कोल जनजाति के बाद उत्तराखंड में किरात जनजाति आई और उस किरात जनजाति की भी भाषा क्या थी? मुंड थी। ठीक, इनकी भी भाषा क्या थी? मुंड भाषा रही थी। अगर निवास स्थान की बात करूं या फिर निवास क्षेत्र की मैं बात करूं तो जब हमने कोल जनजाति देखा था, कोल जनजाति से अगर मैं कंपेयर करूं निवास स्थान क्षेत्र की, तो कोल जनजाति जो थी उनका निवास स्थान कहीं ना कहीं क्या रहा था? अस्कोट और डीडीहाट का क्षेत्र रहा था। इसी प्रकार जब किरात जनजाति उत्तराखंड में आई तो उस समय कोल जनजाति राज कर रही थी और कोल जनजाति पर किरात जनजाति ने आक्रमण करके उन्हें भगा दिया और कोल जनजाति सीमांत क्षेत्र में रहने लगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ कि किरात जनजाति ने कोल जनजाति पर आक्रमण कर उन्हें खदेड़ दिया। और कोल जनजाति सीमांत क्षेत्र में रहने लगी। ठीक है, इतना समझ गए कि निवास की जब बात आएगी
तो कोल जनजाति से अगर कंपेयर करेंगे तो कोल जनजाति को क्या करा था, इस किरात जनजाति ने कोल जनजाति पर आक्रमण करा था और ये जनजाति कोल जनजाति कहाँ रहने लगी, सीमांत क्षेत्र में जाकर रहने लगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किरात जनजाति की। किरात जनजाति का निवास स्थान क्षेत्र था क्या, तो जो किरात जनजाति थी वो अस्कोट क्षेत्र से काली नदी तक, अस्कोट क्षेत्र से काली नदी तक सारा राज किसका था, इस किरात जनजाति का रहा था। और एक काली नदी कहाँ बहती है, नेपाल में बहती है। तो जाहिर सी बात है कि ये नेपाल में भी, नेपाल जब इनका निवास स्थान रहा था, जो विशेष निवास क्षेत्र इनका रहा था, वो उनमें से एक नेपाल भी था। तो कहीं ना कहीं अस्कोट से काली नदी तक यानी कि पूरे नेपाल तक ये रहे थे। और अस्कोट यानी पिथौरागढ़, अस्कोट यानी पिथौरागढ़ से सारा नेपाल क्षेत्र तक इनका क्या था, राज था। ये लोग वहाँ निवास करते थे। उधर कर्णप्रयाग से द्वाराहाट तक, ठीक, कर्णप्रयाग से द्वाराहाट तक भी इनका क्षेत्र था। कर्णप्रयाग से द्वाराहाट तक भी इनका क्षेत्र देखने को मिलता है। आगे हम आ जाते हैं इनके मुख्य व्यवसाय में। देखिए, अगर मैं कंपेयर करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कोल जनजाति हमने पढ़ी थी, तो कोल जनजाति से मैं यहाँ पर इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ। अगर चीज़ें रिपीट होगी तो आपको वो जल्दी लर्न हो जाएगी। तो कोल जनजाति, जब मैं कोल जनजाति किरात जनजाति जब मैं बता रहा हूँ तो कोल जनजाति इसीलिए मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं मुख्य व्यवसाय में कोल जनजाति से कंपेयर करूँ तो कोल जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय रहा था, कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय रहा था कृषि, ठीक। कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या रहा था, कृषि रहा था। और इसी प्रकार किरात जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, ठीक, क्या था, पशुपालन था। हालांकि जब कोल जनजाति कृषि व्यवसाय में सम्मिलित रही थी तो किरात जनजाति भी कृषि व्यवसाय में सम्मिलित रही होगी, लेकिन किरात जनजाति ने पशुओं को भी पालना शुरू करा और इनका मुख्य व्यवसाय क्या बन गया, ये पशुपालन बन गया, मुख्य व्यवसाय। तो मुख्य व्यवसाय क्या हो गया किरात जनजाति का, वो हो गया पशुपालन। ये लोग क्या करते थे, भेड़ और बकरी पालते थे, ठीक, भेड़ और बकरी पालते थे। यानी कि ये कहीं ना कहीं चरवाही भी रहे होंगे, ठीक, चरवाही भी रहे थे। तो किरात जनजाति जो थी उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। ये लोग भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, यानी कि ये लोग क्या थे, चरवाहे थे। तो मुख्य व्यवसाय के संबंध में इतने टॉपिक हमारे कवर होते हैं। इसके बाद मुख्य व्यवसाय के साथ साथ मुख्य खाद्य, इनका जो मुख्य खाद्य था वह था सत्तू। क्या था इनका मुख्य खाद्य? मुख्य खाद्य था सत्तू, ठीक है। मुख्य खाद्य इनका क्या था? सत्तू था। तो कोल जनजाति जिस प्रकार कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि था, उसी प्रकार किरात जनजाति जो रही थी उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। साथ ही किरात जनजाति का जो मुख्य खाद्य था, मुख्य व्यवसाय था, वो था सत्तू। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, जो किरात जनजाति है उसकी जानकारी के स्रोत। ठीक, हमने यहाँ तक लगभग सभी टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लास्ट बचता है हमारा जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, ठीक।
जब हमने अपने अन्य नामों को कवर किया था किरात जनजाति के, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो किरात जनजाति थी उसे एक अन्य नाम से जाना जाता था और वह नाम था भिल्ल। ये जो भिल्ल नाम इन्हें दिया गया था, ये जो भिल्ल नाम इन्हें दिया गया था, ये स्कंद पुराण के केदारखंड में, स्कंद पुराण के केदारखंड में इन्हें भिल्ल नाम दिया गया। यानी कि जो हमारे पुराण हैं उनमें भी इन किरात जनजातियों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, स्कंद पुराण जो कि सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण, हमने उत्तराखंड के परिचय में इसको पहले भी कवर करा है कि सबसे बड़े पुराण कौन सा है, इस स्कंद पुराण है। और इसी स्कंद पुराण के दो खंड हैं, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड को गढ़वाल और मानसखंड को कुमाऊं कहा जाता था। ठीक है, तो स्कंद पुराण के केदारखंड से हमें इसके जानकारी के स्रोत मिलते हैं या जानकारी इसकी मिलती है। दूसरा, ये जो प्रजाति थी, इतिहासकारों के अनुसार ये जो प्रजाति थी वो कहीं ना कहीं मंगोल प्रजाति से संबंधित थी। तो मैं लिखते हुए चलता हूँ, मंगोल प्रजाति से संबंधित। तो जो किरात जनजाति रही थी वो कहीं ना कहीं मंगोल प्रजाति से संबंधित रही थी। अब जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें गंगा को, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, लिखते हुए चलता हूँ, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथों में गंगा को पार्वती को, ठीक है, माता गंगा को, माता पार्वती को क्या नाम से बुलाया गया है, किराती नाम से संबोधित करा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनसे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और प्राचीन ग्रंथों में गंगा को, पार्वती को और किसको, माता दुर्गा को, एक और यहाँ पर आएंगी, माता दुर्गा को किराती नाम से बताया गया है। ठीक है, तो हमने दो जानकारी के स्रोत पढ़े, मंगोल प्रजाति से संबंधित थी। दूसरा, प्राचीन धर्म ग्रंथों में गंगा को, माता पार्वती को क्या कहा गया है, वो कहा गया है किराती। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद से और अथर्ववेद से हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक, इसी प्रकार जो चार वेद हैं उनमें से जो दो वेद हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस वेदों से भी क्या मिलता है, इन वेदों से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। ये हमने तीन इसके जानकारी के स्रोत जाने। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, महाभारत के सभा पर्व में जो किरातों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, किसका, अर्जुन का। महाभारत के सभा पर्व में किरातों के साथ अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी कि किरात जो थे वो एक आदिवासी, मैं कह लूँ, या आदि जनजाति रही थी। और जब वह उत्तराखंड में निवास कर रही थी तो उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, पांडवों को क्या था, 13 वर्ष का वनवास मिला था। इसी वनवास के तहत जब वे जंगल में भटक रहे थे तो उनका सामना होता है किससे,
उनका सामना होता है इन किरातियों से, और एक युद्ध होता है अर्जुन और किरातियों के बीच, जिसकी जानकारी हमें महाभारत के सभा पर्व से देखने को मिलती है। ठीक, अन्य जो ग्रंथ हैं, गैर धार्मिक ग्रंथ, उनमें उनसे भी हमें क्या मिलता है, इन किरातियों की जानकारी मिलती है, जिसमें कालिदास की रघुवंश और 12 मेहर की 12 संहिता, 12 मेहर के क्या है 12 संहिता, ठीक है, ये दो जो पुस्तकें हैं रघुवंश में और 12 संहिता में जो 12 मेहर द्वारा लिखी गई है, इनमें भी किरात जनजाति की जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त सांची के स्तूप से, ठीक, इसके अतिरिक्त एक और मैं बताते हुए चलता हूँ जानकारी के स्रोत। सांची का जो स्तूप है, सांची स्तूप से हमें किरात जनजाति के दानी होने का वर्णन मिलता है। ठीक, दानी होने का वर्णन मिलता है, यानी कि किरात जनजाति जो थी वो दानी रही होगी, यानी दान देने वाली एक जाति रही होगी, जिसका वर्णन हमें किससे मिलता है, सांची के स्तूप से मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने किरात जनजाति के बारे में, उनका इतिहास, उनके नाम, विशेष निवास क्षेत्र, जो अन्य नाम थे उनको, धर्म को, भाषा को, मुख्य व्यवसाय को और उनके जानकारी के स्रोतों को जाना है। ठीक है, इसके पश्चात हम अपनी उत्तराखंड में निवास करने वाली तीसरी प्रजाति खस प्रजाति के बारे में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।